हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने हारिका आप सब लोगों का आखिरी बार स्वागत करती हूँ आपके अपने उदय बैच के इस लेक्चर में। और बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट लेक्चर की तरफ, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं हमारे 3 चैप्टर्स, इफ आई वर यू, द बेगर एंड काठमांडू। तो बच्चे, तीनों चैप्टर्स हमारी आज की क्लास में कवर हो जाएंगे और इसी के साथ साथ हमारा सिलेबस भी फाइनली खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, हम लोगों ने शुरू करना है सबसे पहले इफ आई वर यू के साथ, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये डगलस जेम्स ने लिखी है। तो बच्चे, सबसे पहले जान लीजिए कि इफ आई वर यू स्टोरी किस चीज़ के बारे में है। तो बच्चे, हमारे पास हमारी स्टोरी में कैरेक्टर थे जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राइट। हमारी स्टोरी में यहाँ पर ये कैरेक्टर थे और ये तैयार होकर बस अपने घर से बाहर निकल ही रहे थे कि उतने में इनके घर के अंदर एक आदमी आ जाता है, गन लेकर इनके घर में घुस जाता है और इनको बोलता है हैंड्स अप। और हैंड्स अप करने के बाद इनसे बोलता है कि चलो अब तुम क्या करो, अब तुम्हें मैं यहाँ से मार दूंगा और आज के बाद से मैं तुम्हारी आइडेंटिटी लेकर घूमूंगा। अब ये चोर जो था बच्चे, ऑलरेडी ये मर्डर करके आ रखा था, तो ये चोर नहीं, ये मर्डरर हुआ। तो ये जो आदमी था ये ऑलरेडी मर्डर करके आ रखा था, तो बेसिकली ये क्रिमिनल था। ये क्रिमिनल यहाँ पर आया था इस आदमी की आइडेंटिटी लेने के लिए, ठीक है। जिराड इस आदमी का नाम था, ठीक है। दिस मैन नेम वॉज जिराड। तो यहाँ पर वो जिराड की आइडेंटिटी लेने आता है कि भैया मैं जिराड को मारूंगा और जिराड बनकर घूमूंगा, बिकॉज जिराड ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, ठीक है, इसके ज़्यादा कनेक्शंस नहीं है। तो अगर एक्चुअली में रियल जिराड गायब हो भी जाता है तो कोई आकर जिराड के बारे में पूछेगा नहीं। तो दैट इज़ वाई द मैन डिसाइडेड, ये जो क्रिमिनल था इसने डिसाइड किया कि ये जिराड की आइडेंटिटी ले लेगा और जिराड की आइडेंटिटी लेकर जिराड बन के घूमेगा। तो बच्चे, इफ आई वर यू एक प्लेराइट है जिसमें जिराड अपने घर से निकलने की तैयारी कर रहा था क्योंकि उसे एक रिहर्सल अटेंड करने जाना था। तो उसने जस्ट अभी एक कॉल ही किया था एक रिहर्सल के लिए, ठीक है। उसने कॉल किया था कि भैया मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, आप मेरा इंतजार करना या ऑल दैट स्टफ। और उतने में ही वो नोटिस करता है कि जब वो अपना बैग रख के, अपना फ़ोन रख के अपना बैग उठाता है, ट्रैवल बैग उठाता है ट्रैवल जाने के लिए, उतने में ही उसने नोटिस किया कि उसे घर के अंदर एक इंट्रूडर, बेसिकली एक घुसपैठिया जो है वो उसके घर के अंदर राइट साइड से आ गया। याद रखना बच्चे, वो कहां से आया, वो राइट साइड से आ गया। जिराड ने नोटिस किया कि उसके आदमी के अंदर एक स्टार्क रिजेम्बलेंस थी जिराड से। यानी जिराड ने देखा कि जो सामने से आदमी आया है वो काफ़ी हद तक जिराड जैसा दिखता था, दोनों की अपीयरेंस बहुत ज़्यादा सेम थी। और उसने ये भी देखा कि उस आदमी के हाथ में एक बंदूक है, ठीक है। वो जो आदमी है वहाँ पर बंदूक लेकर खड़ा है और जब उनसे उसकी बात होती है तो वो आदमी उसे कहता है कि हैंड्स अप। लेकिन जिराड जो है यहाँ पर बड़े आराम से सिचुएशन को हैंडल करता है, ठीक है। बड़े लाइट हार्टेडली वो सिचुएशन को यहाँ पर हैंडल करता है और बेसिकली उसको पता लगता है कि वो आदमी जो है वो एक क्रिमिनल है और वो उसे कहता है कि तुम अपने हाथ ऐसे हवा में कर दो बिकॉज मैं तुम्हें यहाँ पे मारने आया हूँ। अब जिराड जो था वो ऑल्दो बिल्कुल गन पॉइंट पे है, ठीक है, गन उसके मुंह पर है, इस तरीके से गन उसके सामने लगाई हुई है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत शांत था, इवन, ठीक है, ही वॉज इवन कूल एट द गन पॉइंट एंड चैट्स प्लेजेंटली विद हिम। और उसका ध्यान भटकाने के लिए उस इंट्रूडर से वो नॉर्मली बातें करता है और इंट्रूडर से पूछता है तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ पे रहते हो, तुमने यहाँ पे ऐसा क्या किया है कि तुम मेरी आइडेंटिटी लेना चाहते हो, ऐसा, लाइक व्हाट इज द रीजन दैट व्हाई यू आर हियर। एंड चैट्स प्लेजेंटली विद हिम, और बड़े प्यार से उससे बातें करता है। फाइनली जो इंट्रूडर है वो जिराड को बोलता है कि तुम एक चेयर पर बैठो और मुझसे बात करो। तो जब पूरी दोनों की कन्वर्सेशन चल रही थी तो हमें बेसिकली ये पता लगता है कि जिराड जो था बच्चे वो एक ऐसा आदमी था जो अपने घर में अकेला रहता था, ठीक है, और उसके पास एक गाड़ी थी और इसी के साथ साथ नोबडी काइंड ऑफ टॉक्ड टू हिम। उसके एरिया के अंदर जिराड से ज़्यादा कोई बात करने वाला लोग भी नहीं थे। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो आदमी था, जो इंट्रूडर था, उसके लिए एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी, बिकॉज अगर जिराड से ज़्यादा लोग बात करने वाले नहीं है तो अगर एक्चुअली में रियल जिराड गायब भी हो जाता है, कहीं खो भी जाता है, तो उसके बारे में ज़्यादा कोई सवाल नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा कि जिराड कहाँ गया। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से इस इंट्रूडर के लिए जिराड बन के रहना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज एक तो दोनों की आइडेंटिटी भी सेम है, जिराड की कोई फैमिली नहीं, जिराड अकेला रहता है, ज़्यादा उससे बात करने वाला भी कोई नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर जिराड खो भी जाता है, ठीक है, नहीं भी मिलता, और अगर ये मिस्टीरियस ये जो इंट्रूडर है ये जिराड की आइडेंटिटी ले भी लेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू एवर अंडरस्टैंड कि रियल जिराड कौन था और फेक जिराड कौन है। तो इसीलिए इंट्रूडर ने डिसाइड किया कि वो जिराड को यहीं पर मार देगा, उसकी गाड़ी लेकर, और उसकी ज़िंदगी अब वो जिएगा, उसकी गाड़ी लेकर वो चला जाएगा यहाँ से और जिराड बनकर वो उसी के घर में रहने वाला है।
और जेरार्ड ने बोला कि फिर अब मेरे आसपास के लोगों का क्या? तो उसने बोला वो तुम्हें वैसे भी नहीं जानते, तुम्हारी ज़्यादा किसी से बात नहीं होती है, नोबडी रियली नोज यू, एंड सिंस कोई तुम्हें जानता नहीं है, तुमसे ज़्यादा बात नहीं करता, तो तुम्हारी आइडेंटिटी चुराने में मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ वेरी क्लियर कि जेरार्ड जो है वो कुछ वेज में एक्चुअली मिस्टीरियस है, बिकॉज ही इज़ कॉन्स्टेंटली इन एंड आउट, कब घर में आता है कब घर से जाता है। तो बेसिकली वो जो इंट्रूडर था वो उसे बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था, ठीक है, इंट्रूडर नोटिस हिम। तो यहाँ पर अब नोटिस हिम फॉर डेज, फॉर सम टाइम। अब यहाँ पर जेरार्ड ने उससे पूछा कि अच्छा तुम मान लो तुम मुझे मार दोगे, तुम मेरी आइडेंटिटी ले लोगे, मान लिया, सब कुछ मान लिया। अब वो कहता है कि अब तुम मान लो ले लिया, मान ओके आई अग्री टू द फैक्ट कि तुमने मेरी आइडेंटिटी ले ली और तुम मेरे घर में रह रहे हो। ही सेज लेकिन तुम्हें लगता है तुम आए क्यों, लाइक व्हाई डू यू नीड माई आइडेंटिटी, ऐसा क्या है तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुम्हें मेरी आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ रही है। व्हाई डू यू वांट टू बी मी एंड व्हाई नॉट यू वांट टू बी योरसेल्फ, आप अपनी ज़िंदगी अपने नाम से क्यों नहीं जीते। तो इस टाइम पर हमें पता लगता है तो बेसिकली कि जो हमारा आदमी है, यानी जो हमारा क्रिमिनल है, इंट्रूडर है, वो एक क्रिमिनल है और वो एक ज्वेलरी रॉबर हुआ करता था, वो ज्वेलरी चुराता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्वेलरी चुराने के हादसे में वो पकड़ा जाता है, जिसकी वजह से वो एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर कर देता है और वहाँ से मर्डर करके वहाँ से भाग जाता है। अब जस्ट बिकॉज कि वो मर्डर करके वहाँ से भाग जाता है तो अब उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, एंड पुलिस जब उसके पीछे पड़ी हुई है तो डेफिनेटली वो लोग उसको मार सकते हैं। तो we only see that Gerard stays at home for some time and for some days he isn't there। हमने ये देखा स्टोरी में कि जेरार्ड जो है वो कुछ दिन घर पे होता है और कुछ दिन घर पे नहीं होता और उसे कोई पूछने वाला भी नहीं होता। तो अब भैया एक चोर के लिए, एक ऐसा इंसान जिसकी जेरार्ड से शक्ल इतनी ज़्यादा मिलती है, अगर उसको एक ऐसे घर में रहने को मिल जाए जहाँ पर उसकी आइडेंटिटी के बारे में कोई उसे सवाल करने वाला नहीं है, कोई उसे पूछने वाला नहीं है, तो ऑब्वियसली वो ऐसा चांस क्यों मिस करेगा। Moreover, he only talks on the phone without really meeting his tradesmen। और वो कहता है कि वैसे भी जेरार्ड का काम बहुत आसान है। वो जेरार्ड को उसने जब भी देखा है हमेशा से फ़ोन पर बात करते हुए देखा है कि जेरार्ड हमेशा से फ़ोन पर ही डील करता है, उसे अपने ट्रेडमेन से मिलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो जब वो लोगों के सामने जाएगा ही नहीं तो लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि रियल जेरार्ड कौन था और अब नकली जेरार्ड कौन है। अब यहाँ पर जब दोनों बैठते हैं और जेरार्ड पूछता है कि तुम कौन हो, जहाँ पर तुम क्यों आए हो, लाइक व्हाई आर यू रनिंग, बिकॉज ऑफ व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर रनिंग। तो पूरा सब कुछ जानने के बाद हमें ये पता लगता है कि इंट्रूडर कौन था। इंट्रूडर एक क्रिमिनल था जो पहले एक ज्वेलरी रॉबर हुआ करता था, जो पहले एक ज्वेलरी चुराया करता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ऐसे ही अपनी किसी ज्वेलरी चुराने के प्लान में वो पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है और वहाँ से भागने के लिए वो एक पुलिसमैन को मार देता है। बेसिकली वो एक किलर प्लस रॉबर प्लस साथ में एक मर्डरर बन जाता है। एंड ही इज़ फ्लीइंग फ्रॉम द पुलिस ड्यू टू दिस रिजेम्बलेंस टू जेरार्ड। ही प्लान्स टू किल हिम, और वो इसीलिए पुलिस से भाग रहा है, ठीक है, रन अवे फ्रॉम, और इसी वजह से वो पुलिस से दूर भाग रहा है ताकि वो पुलिस से बच सके। और जब वो यहाँ पे आया तो उसने अपनी जो रिजेम्बलेंस देखी जेरार्ड से कि भैया सिमिलैरिटी देखी कि मैं और जेरार्ड में तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर जेरार्ड को मार के जेरार्ड की आइडेंटिटी जो है वो ले लेगा और जेरार्ड बन के यहाँ पर रहेगा कि कभी इसके बाद अगर वो पकड़ा भी जाए तो वो यही बोल दे कि मैं तो जेरार्ड हूँ, और इस तरीके से वो पुलिस से बच जाएगा। अब यहाँ पर जेरार्ड जो था वो भी कोई कम कच्चा खिलाड़ी नहीं था। यहाँ पर जेरार्ड को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि इंट्रूडर इज़ नॉट सो स्मार्ट बट ओनली ओवर कॉन्फिडेंट। उसको ये समझ में आता है कि अच्छा ये जो आदमी है ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार नहीं है, बस ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेकर। और अगर वो इसके लूप होल को पहचान गया है, अगर वो इसके वीक पॉइंट को पहचान गया है, तो अब जेरार्ड ने सोचा कि क्यों ना इसके वीक पॉइंट पर ही इसे प्रेशराइज किया जाए, क्यों ना इसके वीक पॉइंट पर ही इसे परेशान किया जाए। और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग ये देखेंगे कि इस आदमी के साथ क्या सुलूक किया जाना चाहिए, what should happen with this man, what should we do with him now। ठीक है, तो उन्होंने उस आदमी से के बारे में सोचा कि अब इसके साथ ऐसा क्या किया जाए। तो जेरार्ड ने सोचा तो कि कुछ दिमाग लगाया, ठीक है, उसने कुछ स्मार्टली सोचा और यहाँ पर उसने उस आदमी को झूठ बोल दिया, इंट्रूडर को झूठ बोला। अब हमारे जेरार्ड ने बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। तो उसने बोला कुछ नहीं, तुम बस एक छोटे से बिजनेसमैन लगते हो मुझे, एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक यू लिव हियर एंड यू लिव योर लाइफ। तो जेरार्ड ने बोला कि तू सोच ले, तुझे एक्चुअली क्या मैं बिजनेसमैन लगता हूँ, डू आई लुक लाइक अ बिजनेसमैन टू यू फ्रॉम माई फेस। तो उसने सोचा कि यार ये शायद सही कह रहा है। तो यहाँ पर जेरार्ड उसको बताता है कि देख भाई, उसके पास क्योंकि अब अच्छा ठीक है, तो वो उसे बताता है कि भाई तुझे क्या लगता है कि मैं एक वो हूँ
स्मार्ट मैन एंड बिजनेसमैन, नहीं, सेज नहीं, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं खुद भी एक क्रिमिनल और एक मर्डरर हूँ और पुलिस मेरे पीछे भी पड़ी हुई है और मेरे पास आज खबर है कि पुलिस जो है वो मुझे यहाँ पर मिलने आने वाली, मेरे को पकड़ने आने वाली है एंड आई थिंक देयर विल बी नो टाइम अगर वो यहाँ पर आता है तो ये सेज एक काम करो, तुम मुझे मार दो तो उसके बाद मेरी जगह पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी बिकॉज मैं भी क्रिमिनल, तुम भी क्रिमिनल, तो अच्छी बात है कि तुम मुझे फ्री कर दोगे और तुम खुद मेरे हिस्से की प्रॉब्लम अपने सर ले लोगे, तो वाई नॉट, गो अहेड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. He is much similar to the intruder. The police are also to find also after him, and if he ends up killing Gerard, the intruder will be killed either way. तो उसने बोला कि देख भाई पुलिस मेरे भी पीछे है, तू मुझे मार भी देगा तो पुलिस मेरे को समझ के तुझे मार देगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं मरा, मेरे मरने के बाद तू मर जाएगा, व्हाट विल बी द अदर थिंग. तो इसी से अगर तू मेरी आइडेंटिटी लेता भी है तो तुझे फ़ायदा नहीं होने वाला, तुझे मेरी आइडेंटिटी का नुकसान ही होएगा. अब ये चीज़ सुनकर इंट्रूडर डर जाता है कि हाँ यार ये तो बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर इसकी जगह पे पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और अगर पुलिस ने मुझे मार दिया तो जेरार्ड उसे कन्विंस करता है कि तू एक काम कर, पुलिस मुझे वैसे भी पकड़ने आने ही वाली है, तो वो कहते हैं तू एक काम कर, तू मेरे घर के पीछे के गैराज में जाकर छुप जा, ठीक है, तो वहाँ पर छुप, मैं एक बार देख कर आता हूँ अब मेरे घर में क्या क्या सामान है, उसके बाद हम दोनों मेरी गाड़ी से लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, ना तू पकड़ा जाएगा ना मैं पकड़ा जाऊँगा, हम दोनों भाग जाते हैं. तो इंट्रूडर को भी लगा कि हाँ यार ये तो बड़ा सही कह रहा है, ये खुद भी पुलिस के हवाले जाएगा और मेरे को भी पुलिस के हवाले करेगा. तो यहाँ पर हमारा जो इंट्रूडर था उसने अपना दिमाग नहीं चलाया और इसी वजह से फिर जेरार्ड ने क्या किया, उसे बोला कि तू इस गैराज के दरवाजे से आगे जा, गैराज में मिलियो मुझे थोड़ी देर में. तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है और उसको इंट्रूडर को अंदर डालता है, उसके बाद बाहर से वो उसको कुंडी लगा देता है, क्योंकि बेटा वो कोई गैराज का डोर नहीं था, वो उसके घर के पीछे के कबर्ड थी, उसके घर के पीछे एक अलमीरा थी, उस अलमीरा का दरवाज़ा था वो, जहाँ से उसने अंदर धकेला उस आदमी को और वो दरवाज़ा बंद कर दिया. और उसने जेरार्ड ने इस तरीके से बहुत स्मार्टली क्या किया, उस इंट्रूडर को अपने घर के अंदर बंद कर दिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि मेरे घर में ये आदमी है, और इस तरीके से उसकी अलर्टनेस ने और क्लेवरनेस ने जेरार्ड को बचा लिया. और ये चैप्टर यहीं पर आकर ख़त्म हो जाता है. तो बच्चे इस चैप्टर में से हमें ये समझ में आया कि अगर इंसान मुसीबत के समय पर दिमाग का सही उपयोग करता है, अपने दिमाग को सही तरीके से चलाता है, जो भी एक्शंस वो करता है उसे सोच समझ के करेगा, तो वो बहुत आसानी से अपने आप को बचा सकता है और उसे उस सिचुएशन में किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है. वो चाहता तो इंट्रूडर से डर के कुछ गलत कदम उठा सकता था, लेकिन यहाँ पर जेरार्ड ने अपने दिमाग का बहुत अच्छा उपयोग किया और इस तरीके से अपना दिमाग लगा कर उसने अपने आप को बचा लिया. समझ में आया स्टोरी? आई होप आप सब लोगों को ये स्टोरी क्लियर होगी. तो बच्चों इसके कुछ एमसीक्यू देखते हैं और उसके बाद अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है द बेगर. आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को. हु हैज़ एंटर्ड द जेरार्ड्स कॉटेज? जेरार्ड के कॉटेज में कौन आया था भैया? एक थीफ आया था. थीफ का नाम हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि उसके लिए बुक में इंट्रूडर वर्ड का नाम यूज़ किया गया है जिसका हिंदी में मतलब होता है घुसपैठिया. हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन? तो बच्चे करेक्ट आंसर है जेम्स डगलस है इस राइटर के, लेसन के राइटर. सॉरी. Why was the police looking after the intruder? पुलिस जो थी वो इंट्रूडर को क्यों ढूंढ रही थी? क्योंकि बेटा उसने एक मर्डर कमिट किया था, वो भी किसका? पुलिसमैन का, एक पुलिस वाले को मार के भाग गया था. How did Gerard save himself from the intruder? उसे एक कबर्ड में डालकर ये बोलकर कि वो एक गैराज है और उसको बाहर से ब्लॉक करके इस तरीके से जेरार्ड ने अपनी खुद की जिंदगी बचाई. You will soon stop being smart. Why did the intruder say this to Gerard? तो बीच में जब वो कहता है कि तू अब स्मार्ट होना बंद कर देगा, क्यों? ताकि उसको वो कहता है कि तुझे मैं मार ही दूंगा तो फिर तू अपनी क्या ही स्मार्टनेस दिखाएगा, तो वो उसे डराने के लिए कि तू क्या ही स्मार्ट बनेगा, मैं तुझे वैसे भी मार ही दूंगा, तो why are you even trying to be smart? स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो मेरे आगे. According to Gerard, where could the sergeant be found? तो वो कहते हैं सार्जेंट यानी पुलिस ऑफिसर आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है. तो बेटा पुलिस ऑफिसर उनके हिसाब से आपको गली में ही मिल जाएगा, इसलिए पुलिस ऑफिसर बस मेरे को उम्मीद है कि यहाँ तक आ ही रहे होंगे और हम लोगों को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे. Why did the intruder say What did the intruder say? Gerard said to the intruder when the phone bell rang, "It is time for rehearsal. Police has come. It's time to leave." या all. तो basically वो कहता है कि चलो अब भागो यहाँ से. It is time to leave. Alright. अब आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को जिसका नाम है द बेगर. अब बच्चे द बेगर इज नॉट बाय डगलस जेम्स, ठीक है. द बेगर इज नॉट बाय डगलस जेम्स. लेट्स नॉट कंसिडर दिस वन. तो द बेगर इज द नेक्स्ट चैप्टर बच्चे दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन आवर क्लास. अब बच्चे द बेगर एक स्टोरी है
एक्चुअली 3 कैरेक्टर्स के बारे में जिनके नाम आप लोगों को पता होने ज़रूरी हैं। सबसे पहले बच्चे ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना एक नाम, लश्कॉफ। लश्कॉफ बच्चे कौन है? लश्कॉफ वो बेगर है जो अलग अलग तरीके से पैसे मांगकर अपना काम चलाता है, ठीक है। एक कैरेक्टर है बच्चे हमारी स्टोरी में सरजाए। सरजाए कौन है? ये एक रिच लॉयर है, ठीक है। ये कौन है? ये एक रिच लॉयर है। और उसके अलावा बच्चे हमारी स्टोरी में एक लड़की है जिसका नाम है ओल्गा, और ये कुक है। ये क्या है? ये कुक है, ठीक है, याद रखना, शी वॉज अ कुक। अब ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बच्चे हमारी स्टोरी के अंदर होने वाले हैं जिनके बारे में अब हम इस स्टोरी को करेंगे। तो ये स्टोरी को जिस तरीके से है बच्चे कि सरजाए जो था वो एक दिन अपने घर की तरफ जा रहा था और घर जाते जाते रास्ते में उन्हें इस तरीके से एक बेगर मिलता है, ठीक है। रास्ते में जाते जाते उन्हें कौन मिलता है? रास्ते में उन्हें जाते हुए मिलता है एक बेगर। और जब वो इस बेगर से मिलते हैं, इस बेगर से बात करते हैं, तो ही गॉट टू नो कि दिस बेगर वॉज समवन हेयर इन द स्टोरी जो बड़ा ही ज़्यादा झूठा था। अब वो झूठा कैसे था अब हम वही देखते हैं। तो बच्चे द बेगर स्टोरी जो है वो एक बेगर के बारे में है जिसका नाम है लश्कॉफ। अब लश्कॉफ की मीटिंग एक दिन एक एडवोकेट, बेसिकली एक रिच लॉयर से होती है, सरजाए, जिसने उसे काम देने का डिसाइड किया। तो सरजाए ने उसे बोला कि तुम मेरे घर आओ और मेरे घर आकर मेरे घर पे वुड काटो। और उसने बोला अपने कुक को कि जाओ और इसको दिखाओ कि वुड कहाँ पर पड़ी होती है। अब इस स्टोरी में यहाँ तक पहुँचने से पहले बच्चे थोड़ा सा टॉपिक के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। तो स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है कि लश्कॉफ जाता है और भीख मांगता है कि साहब जी मुझे पैसा दे दो, साहब जी मुझे कुछ पैसा दे दो, मेरे पास बिल्कुल भी खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरी कंपनी वालों ने मुझे धोखा देकर अपनी कंपनी से निकाल दिया गया है, मैं उनकी मैं उनकी क्या कहते हैं उसे पॉलिटिक्स का शिकार हो गया हूँ सर, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, ठीक है। तो वो कहता है कि प्लीज़ सर मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। तो जो सरजाए था वो बड़ा ही ऑब्जर्वेंट किस्म का इंसान था, वो चीज़ों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता था, बहुत जल्दी देखकर समझ लेता था कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो उसने सरजाए को बोला कि लश्कॉफ को बोला कि मैंने तुझे कहीं पिछली बारी भी देखा है। वो कहते हैं तुझे मैंने थोड़े दिन पहले ही सदोविया स्ट्रीट पर देखा था, और सदोविया स्ट्रीट पर, तो वो कहते हैं तुझे मैंने थोड़े ही दिन पहले सदोविया स्ट्रीट पर देखा था, और सदोविया स्ट्रीट पर तो तूने मुझे बताया था कि तू एक स्कूल स्टूडेंट है जिसको स्कूल से निकाल दिया गया है। तो तू सच बता कि तुझे स्कूल से निकाल दिया गया है या फिर तुझे जॉब से निकाल दिया गया है। तू झूठ बोल रहा है, मुझे इतना तो पता लग गया है कि तू मुझे झूठ बोल रहा है कि तू पहले जॉब करता था या तो स्टूडेंट था। अभी तू कह रहा है कि तू जॉब करता था, थोड़े दिन पहले तू कह रहा था कि तू स्टूडेंट था, तो वही इंसान है, मुझे पक्का याद है कि तू वही बेगर है जो मुझे 3-4 दिन पहले मिला था। तो तू अब मुझे सच बता कि तुझे एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर यू सफरिंग फ्रॉम। तो यहाँ पर लश्कॉफ जो है वो मान जाता है और बोलता है कि हाँ सर मैं क्या करूँ, मैं भूखा हूँ और मेरे को कोई जॉब नहीं देता है, मुझे कोई पैसा नहीं देता है, तो इसीलिए मुझे सिंपथी वाली कहानियाँ सुनानी पड़ती हैं, इसीलिए मुझे ऐसे दया भावना वाली कहानी सुनानी पड़ती हैं कि कोई ना कोई मुझ पर दया करके मेरे को कुछ काम दे देगा या पैसा दे देगा। तो सरजाए कहता है कि तू कुछ काम क्यों नहीं करता। तो वो कहता है कि सर मुझे एक्चुअली कोई काम देता नहीं है, वरना मैं काम करने को मना क्यों करूँगा। तो वो उससे पूछता है कि अच्छा तो तू ये बता कि तेरी रियल जॉब है क्या। तो सरजाए लश्कॉफ बताता है कि सर मैं एक रशियन कॉयर में काम किया करता था। कहाँ काम करता था बेटा? रशियन कॉयर में। तो ये सेज मैं एक रशियन कॉयर में काम किया करता था बच्चे। कॉयर होता है एक म्यूज़िक ग्रुप। तो ये सेज मैं उस म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम किया करता था, ठीक है। ही सेज लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली अल्कोहल की वजह से, ठीक है, अल्कोहल की वजह से मेरा गला जो था, उसके थ्रोट जो थी वो ख़राब हो गई थी, थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट ख़राब हो गई थी, क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रॉयड, ठीक है। उसकी आवाज़ जो थी वो ख़राब हो गई थी। तो इसे मेरा सर गला बैठ गया है, इसलिए मुझे कॉयर से निकाल दिया गया और अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं सिर्फ भीख मांगता रहता हूँ। तो सरजाए बोलता है कि अच्छा तो कुछ काम क्यों नहीं करता। तो कहता है कि सर मुझे कोई काम देता ही नहीं, अगर मुझे कोई काम देगा तो मैं करने को मना थोड़ी करूँगा। तो यहाँ पर ही हमारा जो सरजाए था उसने फिर लश्कॉफ को बोला कि चल एक काम कर, तुझे अगर मैं अपने घर पे काम करने को बुलाऊं तो क्या तुम मेरे घर पे काम करने को आएगा। तो लश्कॉफ जो था वो यहाँ पर अपनी खुद की बात में फंस जाता है, बिकॉज उसको ये इस चीज़ की उम्मीद थी कि छोड़ना यार, मैं बोलूँगा कि मेरे पास कोई काम नहीं है, ये मुझे थोड़ा सा पैसा देगा और चलता बनेगा, लेकिन नहीं। सरजाए ने बोला कि अच्छा अगर मैं तुझे कुछ काम दूंगा तो तू काम करेगा क्या। तो अब वो अपनी खुद की बात में फंस गया। तो उसने बोला कि हाँ सर अगर आप कुछ काम दोगे तो मैं कर लूँगा। तो इसीलिए हमारा जो सरजाए था वो यहाँ पर लश्कॉफ को ले जाता है अपने घर में और उसको बोलता है कि चल तू एक काम कर, तुझे पैसा कमाना है ना, तो मेरे घर में जा और मेरे घर में वुड काट,
ठीक है, तू मेरे घर में जा, मेरे घर में वुड काट, मेरी जो कुक है ओल्गा वो तुझे रास्ता दिखा देगी, तू जा और वुड काट, और तेरे को मैं थोड़ा थोड़ा पैसा जो है देता जाऊंगा। अब बेगर जो था बच्चे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा दारू पीता था, इतनी ज़्यादा अल्कोहल वो कंज्यूम करता था कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। एंड क्योंकि ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, तो जब उसे वो पकड़ाया गया, एक्स पकड़ाई गई उसको लकड़ी तोड़ने के लिए, तो उससे वो लकड़ी टूटी ही नहीं। ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज फीट। वो इतने नशे में था कि वो अपने खुद के पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पाता था। लेकिन फिर भी जो ओल्गा थी उसने सरजाई को बोला कि ये रही वुड और इसको चॉप करना शुरू कर। अब सरजाई बड़ा खुश था अपने मनी मन की उसने किसी इंसान को काम पर लगा दिया है, और उसकी ज़िंदगी संवारने में उसका कोई ना कोई रोल तो है। थोड़ी देर बाद बेगर आता है और बताता है कि लश्कफ आता है और बोलता है कि सर मैंने लकड़ी काट दी है, और आदमी बड़ा खुश होकर, सरजाई बड़ा खुश होकर उसको 50 कोपेक्स देकर भेज देता है, और उसको बोलता है कि तुम एक काम करना, अब तुम हर महीने की पहली तारीख को आ जाना, और इस तरीके से तुम मेरे यहाँ पर आकर वुड काटते रहना और यहाँ पर आके काम करते रहना। जब भी आओगे थोड़ी बहुत वुड काटना, और जब भी वुड काटने आओगे मेरे से थोड़ा थोड़ा पैसा जो है लेकर चले जाना। यस, तो उन्होंने उसे 50 कोपेक्स दिए और बोला कि तू हर महीने की पहली तारीख को आ जाया कर, यहाँ पे लकड़ी काटा कर, और थोड़ा बहुत पैसा जो है यहाँ से लेके चले जाया कर। मैं तेरे लिए इतना कर सकता हूँ, दैट इज़ द मैक्सिमम दैट आई कैन डू फॉर यू। दिस वॉज सेड टू हिम एंड ही वेंट अवे। ठीक है, चलो हो गया। अब हर बारी वो आता और लकड़ी काट के चला जाता और पैसे लेकर चला जाता। सम टाइम उसे बोला गया कि तू आ और यहाँ से जो स्नो है उसको साइड कर दे, शोवल कर दे, स्नो को साइड कर दे, कभी कभी वुड को शेड में लगा दे, या कभी कभी कुछ ना कुछ सफाई कर दे। तो उसको स्मॉल स्मॉल वर्क्स देकर, ठीक है, उसे स्मॉल एंड ऑड जॉब्स देकर इस तरीके से वो यहाँ पर आता रहता और कुछ कुछ काम करके पैसा लेकर जाता रहता। हमेशा उसे 20 से 40 कोपेक के बीच में मिल जाते, और एक बार तो उसे ओल्ड ट्राउजर्स भी दे दिए गए थे कि ठीक है भैया पुराने कपड़े तो पहन के ले ले। अब क्या होता है, एक दिन सरजाया अपना घर शिफ्ट कर रहा होता है, तो उसने लश्कॉफ को बुलाया कि चल तू एक काम कर, तो हमारी मदद करने आ जाए इसको ट्रांसपोर्ट करने में सामान को। अब बेगर जो था इस बारी तक चेंज हो चुका था, और इस बार वो सोबर था। मतलब इतने दिनों में पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो सोबर आया है, उसने अल्कोहल कंज्यूम नहीं करी थी। और उस दिन सरजाया को बड़ी खुशी होती है कि उसने अब उसके एफर्ट्स जो थे, उसके जो मेहनत उसने करी एक आदमी को सुधारने में, वो सही हो गए, और इस तरीके से उसने एक ड्रंकर्ड को, एक पियक्कड़ आदमी को एक सोबर मैन में चेंज कर दिया। तो जितने, अब यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि जिस दिन ये सारा का सारा सामान ट्रांसफर किया जा रहा था, जिस दिन सारा का सारा काम सामान ट्रांसफ़र हो रहा था, उस दिन सामान के ट्रांसफ़र करते समय पे भी जो हमारा लश्कफ था उसने एक्चुअली सामान को ट्रांसफ़र कराने में कोई मेहनत नहीं कराई। वो बस हल्का हल्का हाथ लगाकर पीछे चलता जा रहा था, बिकॉज उसकी बॉडी में इतनी हिम्मत नहीं थी। तो फाइनली बच्चे, जब सारा का सारा ट्रांसफ़र हो जाता है सामान, जब सारा का सारा मूव हो जाता है सामान, तो उस दिन हमारे जो सरजाए हैं वो लश्कफ से पूछते हैं कि क्या तुम लिख और पढ़ सकते हो। तो सरजाए ने बोला कि तुम्हारा नाम क्या है। वो उस अपना नाम भी बताता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए काम ढूंढा हुआ है, और वो उसका हाथ मिलाकर उसे बोलता है कि तुम इस इंसान पर इतने इतने बजे चले जाना, मेरा नाम लेना, उसके बाद वो तुम्हें वहाँ पर काम दे देंगे। ऐसे ही लश्कॉफ से सरजाए की लास्ट बात होती है और 2 साल बीत जाते हैं। अब सरजाए एक दिन एक थिएटर के बाहर कुछ टिकट्स खरीद रहा था, जब वो वहाँ पर लश्कॉफ को मिलता है, और इस बार लश्कॉफ उसे एक बेगर के फॉर्म में नहीं, उसे एक बहुत ही बेटर इंसान के फॉर्म में दिखता है। लश्कॉफ ने बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे और वो खुद उस गैलरी के लिए एक टिकट खरीद रहा था। तो सरजाए बड़ा खुश था कि उसने, बड़ा खुश हुआ कि वो इंसान जो एक डिप्सोमेनियाक था, जो इतना पीता था, उसको मैंने इतना इम्प्रूव कर दिया है। और वो उसको बात करने के लिए उससे बुलाते हैं और बोलते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे ज़िंदगी में इतना बदलाव लाया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव लाने का एक कारण बन सका। लश्कॉफ बताता है कि वो अब एक नोटरी की तरह काम कर रहा है और 35 रूबल्स अ मंथ कमाता है, जो उसके लिए काफ़ी अच्छी इनकम थी। और वो सरजाए को थैंक यू बोलता है कि आपने मुझे मेरे उस पिट से, मुझे मेरे हेल होल से निकालने में मदद करी, आपने मुझे मेरी परेशानी से बाहर निकालने में मदद करी। इट इज़ बिकॉज ऑफ योर काइंडनेस कि मैं बाहर आ पाया। और लश्कॉफ इसमें बताता है कि जितना थैंक यू मैं आपको बोलता हूँ, उससे ज़्यादा थैंक यू मैं आपकी कुक ओल्गा को बोलता हूँ। इसे आपने मेरे लिए बदलाव लाए मेरी ज़िंदगी में, वो मुझे समझ में आता है। लेकिन लश्कॉफ बताता है सरजाए को कि आपसे भी ज़्यादा मेरा काम किसी ने किया है, आपसे भी ज़्यादा मुझे मेरे लिए किसी ने किया है, तो वो आपकी कुक है ओल्गा। क्योंकि ही सेज वो ही औरत है जिनकी वजह से मैं बदल जाता हूँ। अब कैसे? वो कहती है कि जब भी मैं वहाँ पर जाता था तो वो हमेशा मुझे डांटती थी, और जब भी मैं वो अपनी एक्स उठाकर लकड़ी तोड़ने की कोशिश करता था तो वो मुझसे टूटती नहीं थी, तो वो
मेरे को इस कंडीशन में देखकर मेरे लिए रोने लगती थी और मेरे हिस्से की वुड खुद चॉप करके आपको दे दिया करती थी, ताकि कम से कम कुछ पैसा जो है आप मेरे को देते रहो और मेरा काम चलता रहे। तो इसलिए जब मैंने देखा कि वो लेडी मेरे लिए इतनी काइंडनेस दिखा रही है, वो लेडी मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही है, कि शी इज़ द वन जो मेरे लिए इतनी मशक्क़त कर रही है और मेरे लिए काम कर रही है, तो मेरे दिल में उसको लेकर एक बदलाव आ गया और मुझे लगा कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इस तरीके से ही पीता रहूँगा तो शायद मैं इस लेडी के साथ गलत करूँगा। तो इसलिए उसका जो बिहेवियर था उसने मेरे मन को चेंज कर दिया और वो उन दोनों को थैंक यू बोलकर फाइनली थिएटर की ओर निकल पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पर बच्चे हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें सीखने को मिलता है कि काइंडनेस कैन मूव माउंटेन्स, कि किसी इंसान की अच्छाई जो है वो कुछ भी करने के काबिल उसको बना सकती है। आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप दिल के अच्छे हो, ठीक है। इफ़ यू आर अ गुड पर्सन यू कैन डू एनीथिंग इन दी वर्ल्ड। अब बच्चे हाउ मच डज लश्कोफ अर्न पर मंथ वर्किंग एज ए नोटरी? तो बच्चे वो 35 रूबल्स कमाता है जब से वो नोटरी की जॉब कर रहा है। What did सरजाई गिव लश्कोफ फॉर चॉपिंग अ वुड? तो वो उसे क्या दिया करते थे बच्चे? वो उसे अ रूबल, 1 रुपया दे दिया करते थे कि ये ले भैया, तूने वुड काटी है तो तू पैसा लेकर चला जा। What was लश्कोफ इन हिज अर्लियर लाइफ? रशिया, वो क्या था भैया? वो एक रशियन कॉयर का सिंगर था। ये एक्सक्यूज था और ये भी एक एक्सक्यूज था। ये दोनों क्या थे बच्चे? ये उसके एक्सक्यूजेस थे। रियलिटी में वो क्या था? रियलिटी में वो एक रशियन सिंगर, कॉयर सिंगर था। What was लश्कोफ डूइंग बिफोर बेगिंग? लश्कोफ क्या करता था? तो बच्चे लश्कोफ गाना गाया करता था। कहाँ पर? एक रशियन कॉयर में। Why was लश्कोफ रिमूव्ड फ्रॉम द कॉयर? क्योंकि बेटा वो बहुत ज़्यादा पीने लग गया था, पीने की वजह से उसका गला खराब हो गया था और उसके बाद वो ही वॉज नॉट फिट फॉर सिंगिंग, तो इसीलिए उसको उसके बैंड से निकाल दिया गया, ठीक है। हाउ वॉज द बेगर अर्निंग मनी? और बेगर कैसे पैसा कमाता था? झूठी स्टोरीज बनाकर, झूठ बताकर और लोगों के मन में सिंपथी जगाकर वो पैसा कमाया करता था। ऑप्शन नंबर डी। अब बच्चे शुरू करते हैं हम लोग हमारा लास्ट टॉपिक जिसका नाम है काठमांडू। और काठमांडू बच्चे चैप्टर लिखा है विक्रम सेठ ने, जहाँ पर वो बताते हैं नेपाल के कैपिटल के बारे में और वहाँ पर हमारे 2 फेमस मंदिर और मोनास्ट्री के बारे में। तो बच्चे काठमांडू, अब जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है, बेसिकली काठमांडू जो है आप लोगों का कैपिटल ऑफ नेपाल है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को एक हिंदू टेम्पल मिलेगा जिसका नाम है पशुपतिनाथ टेम्पल, जो कि शिव जी का टेम्पल है। और इसके अंदर हम एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोनों के एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट तो नहीं, दोनों के सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोनों में डिफरेंसेस को देखने वाले हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो बच्चे विक्रम सेठ बताते हैं कि एक दिन वो कैपिटल ऑफ नेपाल पहुंचते हैं काठमांडू, जहां पर वो अपनी बुक हेवन लेक के बारे में, जिस बुक में हेवन लेक के बारे में वो लिखते हैं। इस ट्रिप में वो 2 टेम्पल्स जाते हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखते हैं और ये देखते हैं, कहते हैं कि वो सेम लैंड पर, सेम जगह पर वो 2 टेम्पल्स हैं, 2 रिलीजियस प्लेसेस हैं, लेकिन दोनों में इतना फ़र्क है, क्या बताएं। वन टेम्पल वॉज द पिलग्रिमेज फॉर हिंदूज, जिसका नाम था पशुपतिनाथ टेम्पल, और दूसरा था बच्चे बौद्धनाथ टेम्पल, जो बुद्धिस्ट लोगों के लिए उनका मंदिर था। वो नोटिस करते हैं पहली बात जब वो पशुपतिनाथ टेम्पल पहुंचते हैं कि वहां पर कोई भी इंसान जो नॉन हिंदू नहीं है, ठीक है, अ पर्सन इज नॉन हिंदू विल नॉट बी गिवन एंट्री टू दी टेम्पल। वहां पर मंदिर की एंट्री जो थी वो सिर्फ हिंदूज के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड थी। आप सिर्फ हिंदूज के जो लोग हैं, उन्हीं जो हिंदूज थे सिर्फ वही उस टेम्पल में जा सकते हैं। और बहुत सारे लोग वहां पर जिन्होंने वो ऑरेंज कलर के भगवा रंग के कपड़े पहने थे, वो कह रहे थे कि हमें जाने दो, जाने दो, जाने दो, लेकिन ऑब्वियसली दे वर नॉट इंडियंस, तो दे वर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड, नॉट हिंदूज, तो दे वर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द टेम्पल। तो उसी वजह से वहां पर वो बताते हैं कि बाहर बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा था कि टूरिस्ट जो थे वो कह रहे थे कि हमें अंदर जाने दीजिए, लेकिन पशुपतिनाथ टेम्पल के अंदर उनको एंट्री नहीं मिली। टॉप ऑफ इट, लोग जो थे वहां पर, उनके जो मंदिर के जस्ट बाहर एक रिवर पड़ती है बच्चे, रिवर बागमती, उस रिवर को लोग इतना पल्यूट कर रहे थे, वहां पर कपड़े धो रहे हैं, उसमें नहा रहे हैं, उसी में अपने ड्राई फ्लावर्स फेंक रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों को एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग अपना काम कर रहे थे। यहाँ पर टूरिस्ट जो है अपनी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, बंदर इधर से उधर फुदक रहे हैं, ठीक है, लोग वहाँ पे क्योस मचा हुआ है, एकदम क्योटिक सिचुएशन है, कोई इंसान अपने कपड़े धो रहा है, कोई इंसान उस पानी में नहा रहा है, कोई इंसान उसमें गंदे फूल फेंक रहा है। तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर लोग जो थे वो बड़े ही ज्यादा chaotic थे, लोग जो थे वो बहुत ही ज्यादा अपने अपने काम के अंदर लगे हुए थे, एंड दे ऑल वर बिजी इन डूइंग व्हाटएवर दे वर डूइंग।
आफ्टर दैट वो बौद्धनाथ टेम्पल पर जाते हैं। लेकिन जब वो बौद्धनाथ टेम्पल पर पहुंचते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट माहौल देखते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे पशुपतिनाथ टेम्पल के आसपास इतना भीड़ भड़क्का, इतना शोरगुल था, यहाँ पर ऐसा कोई भी शोरगुल उन्हें महसूस नहीं होता। और यहाँ पर सिनेरियो कंप्लीटली डिफरेंट था जो उन्होंने पशुपतिनाथ टेम्पल में देखा। यहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल के बाहर एक ह्यूज डोम था, इस तरीके का एक बड़ा सा गुंबद बना हुआ था जो वाइट कलर का था। और ये जगह, जितना पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर शोर था उतनी ही यहाँ पर कामनेस और पीसफुलनेस थी। उतनी ही ये जगह जो थी बच्चे, ये पीसफुल थी, उतनी ही ये जगह शांत थी। टेम्पल के बाहर एक छोटी सी तिब्बतन मार्केट थी जहाँ पर लोग बैग्स बेच रहे थे, कपड़े बेच रहे थे, ऑर्नामेंट्स बेच रहे थे और बाकी सब सामान बेच रहे थे। और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख रहे थे वहाँ पर जो काठमांडू में मिलती हैं, और बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर वो चीज़ें नहीं मिलती जो काठमांडू में इनको देखने को मिल रही थी। मोर ओवर वो बताते हैं कि वहाँ पर और बहुत सारी पुरानी शॉप्स थी जहाँ पे आपको ओल्ड आइटम्स, कैमरास, कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट्स और ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ऑल्दो वो कहते हैं कि ये सिटी बहुत नॉइजी है और यहाँ पे गाड़ियों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत शोरगुल है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति है कि वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो कहते हैं यहाँ पर रहकर उन्होंने मार्जीपान बार खाया। बेसिकली ये एक डेजर्ट होता है, ये एक स्वीट होती है जो इन्होंने यहाँ पर खाई, ठीक है, कोका कोला पी सिटी के अंदर। और उसके बाद वो लव स्टोरीज कुछ पढ़ी उन्होंने, कुछ कॉमिक्स वगैरह पढ़ी, और ये पढ़कर अब उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी ट्रिप जो है वो पूरी हो चुकी है और अब उन्हें वापस जाना चाहिए। अब उन्होंने सोचा कि देखो यहाँ पे चाहूँ तो मैं बाय ट्रेन भी जा सकता हूँ जिसमें बहुत एडवेंचर राइड हो जाएगी उनके लिए। उन्होंने सोचा कि एक एडवेंचरस रूट लेना चाहिए जिसमें बस, ट्रेन जर्नी और उसके बाद एक बोट राइड भी है। लेकिन उनको लगता है कि नहीं यार, बस मैं थक चुका हूँ, अब मुझे घर जाना चाहिए, तो घर जाने के लिए मैं सीधा बाय प्लेन ही चला जाता हूँ। तो इसलिए उन्होंने नेपाल से एक फ़्लाइट बुक कर ली घर जाने के लिए कि दिल्ली जाऊँगा सीधा फ्लाइट में बैठ के। अब रास्ते में जब वो जा रहे थे तो वहां पर उन्हें बच्चे एक इंटरेस्टिंग सा फ्लूट सेलर दिखता है, और जो अपने सामान को बेचने की कोशिश नहीं कर रहा था, ठीक है। वो अपने होटल के बाहर एक फ्लूट सेलर को देखते हैं और ये नोटिस करते हैं कि वो आदमी जो है वो अपनी फ्लूट बेचने के लिए कोई शोर नहीं मचा रहा, जैसे बाकी हॉकर जो है सामान ले जाइए, सामान ले जाइए, सामान ले जाइए का शोर मचा रहे होते हैं। यहाँ पर वो लोग उस चीज़ का शोर नहीं मचा रहे होते। एवरीबडी वाज क्वाइट, यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। ये आदमी बस अपनी फ्लूट बजा रहा है और अपनी फ्लूट से ही वो लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो विक्रम सेठ हैं वो यही बताते हैं कि उनके पास एक पोल था और उसके ऊपर बहुत सारी फ्लूट्स लगी हुई थी, और वो ऐसा लग रहा था जैसे एक पॉर्क्यूपाइन, एक एनिमल होता है, जैसे उसकी बॉडी के ऊपर इस तरीके से वो होते हैं ना, उसके ब्लेड्स बॉडी के ऊपर वो निकले होते हैं मार्क्स, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसे वो पॉर्क्यूपाइन हो और उसके ऊपर से बहुत सारी फ्लूट्स जो है वो दिख रही थी उन्हें, जो वो बजा सकते थे। अब फ्लूट सेलर अपनी फ्लूट बजाता रहा और उन्हें अलग अलग ट्यून्स में बजाता रहा। लेकिन एक अकेली चीज़ जिसने उसे बाकी लोगों से डिफरेंट बनाया वो ये था कि वो अपनी जो फ्लूट थी उसको बड़े दिल से बजा रहा था, सिर्फ उसको बेचने के लिए नहीं। वो वहाँ पर कस्टमर्स को चिल्ला कर अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो उनको वो आवाज़ सुना कर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। और ये उसका जो बिजनेस टैक्टिक था ये बहुत ही अच्छा था, बिकॉज कोई खरीदे या ना खरीदे उससे वो फ्लूट, लेकिन उसके फ्लूट से अट्रैक्ट ज़रूर हो रहा था। दिस अट्रैक्टेड दी ऑथर, और वो यही सोच रहे थे कि फ्लूट की जो साउंड है वो कितनी कॉमन है। आपको हर जगह पर वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर वॉइसेस सुनने को मिल जाएंगी, और यहाँ पर वो इन्हीं वॉइसेस को, जो फ्लूट की वॉइस है, उसे इंसान की वॉइस से कंपेयर करते हैं। और वो कहते हैं कि किस तरीके से इंसान की भी वॉइस उन्हें आसपास हर जगह पर सुनने को मिलती है, जो किसी किसी जगह पर अलग अलग होती है। तो वो यहीं से ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को काउंट करते हैं और बताते हैं कि हमें ज़िंदगी के अंदर हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो हमारी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर बच्चे ये चैप्टर जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब इससे कुछ सवाल देखते हैं। Why does the author find himself unable to tear away from the square? जो ऑथर थे वो चौराहे से अपने आप को दूर क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वहाँ पर बच्चे, उनको जो फ्लूट का म्यूज़िक था वो इतना अच्छा लग रहा था कि उनका मन ही नहीं करा कि वो वहाँ से हट जाए। वॉट एटमॉस्फेयर अराउंड द बौद्धनाथ स्तूपा? बच्चे, बौद्धनाथ स्तूपा के पास अगर आप जाओगे तो आपको एक सेंस ऑफ स्टिलनेस देखने को मिलेगी, आपको एक पीसफुलनेस एटमॉस्फेयर के अंदर मिलेगा और आपको वो एटमॉस्फेयर बहुत शांत मिलेगा। वॉट एटमॉस्फेयर देयर इज नियर द पशुपतिनाथ टेम्पल? अगर आप वहाँ पर चले जाओ तो यू विल फाइंड फेब्राइल कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा केओस वहाँ पर है, बहुत ज़्यादा शोरगुल वहाँ पर है और लोग बड़े कन्फ्यूज हैं कि क्या करना है। विच फेमस हिंदू टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू? बच्चे, यहाँ पर पशुपतिनाथ टेम्पल हमारे कंट्री का स्थित है। हाउ डिड दी ऑथर रिटर्न टू दिल्ली फ्रॉम नेपाल? तो उन्होंने सोचा था कि वो बाय रोड जाएंगे, लेकिन उनको लगा कि नहीं भैया मैं थक चुका हूँ, मैं बाय प्लेन ही चला जाता हूँ, वही मेरे लिए
बेटर होगा। और इसी के साथ बच्चे ये रहा आखिरी सवाल, व्हाट इज कलयुग एज पर हिंदू माइथोलॉजी। बच्चे कलयुग क्या है? कलयुग हमारा एरा ऑफ सिन है, यानी ऐसा टाइम जिसमें हम पाप ही पाप करेंगे और ये पाप पता नहीं कब खत्म होंगे। इसी के साथ बच्चे हमारा ये लेक्चर फाइनली हो जाता है यहाँ पर ख़त्म, और इसी के साथ हम लोग हमारे उदय बैच के लास्ट लेक्चर को भी ख़त्म कर देते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास एंड दिस बैच। आई होप आप सब लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं निहारिका अब आप लोगों को मिलूंगी आपकी 10th क्लास में। 9th का सफ़र हमारा यहीं तक था। थैंक यू ऑल एंड गुड बाय एवरीवन, एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल, ऑल द बेस्ट टू ऑल, एंड बाय बाय।